हेलो, नमस्ते दोस्तों। अमृत अकेडमी में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमने दोस्तों 8 महाजनपदों को पढ़ लिया था। यदि आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। मैंने प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी क्लास को। दोस्तों, सूरसेन महाजनपद उत्तरी भारत का प्रसिद्ध जनपद हुआ करता था, जिसकी राजधानी मथुरा थी। यहाँ का शासक अवंती पुत्र था और यह महात्मा बुद्ध का शिष्य हुआ करता था। इसी के माध्यम से मथुरा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। अब दोस्तों मगध महाजनपद के बारे में बात करते हैं। ये 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली महाजनपद था। प्राचीन काल में इसकी स्थापना बृहद्रथ द्वारा की गई थी। इसकी राजधानी गिरिब्रज वर्तमान राजगीर बाद में पाटलिपुत्र थी। वर्तमान में जो आधुनिक पटना तथा गया जिला वाला एरिया है वो इसी के अंतर्गत आता था। और दोस्तों मगध का सर्वप्रथम उल्लेख भी अथर्ववेद में मिलता है। अब हम दोस्तों अपने अगले महाजनपद गांधार की तरफ चलते हैं। इसका वर्तमान स्थान है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में पड़ता है। गांधार का उल्लेख बौद्ध स्रोत है जो अंगुत्तर निकाय उसमें मिलता है। 327 ईसा पूर्व में गांधार को महान सिकंदर ने जीत लिया था। तक्षशिला जो गांधार देश की राजधानी थी, इसे वर्तमान में रावलपिंडी कहा जाता है जो पाकिस्तान में पड़ता है। अब हम दोस्तों अवंती महाजनपद की बात करते हैं। इसकी 2 राजधानियाँ हुआ करती थीं। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। ये जो महाजनपद है वो वर्तमान में मालवा, निमाड़ और मध्य प्रदेश के बीच का जो एरिया है ये वहीं पर हुआ करता था। जो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें इस जनपद को मालव कहा गया है। यहाँ दोनों राजधानियों के बीच बेत्रवती नदी बहती थी और मगध के अतिरिक्त यही राज्य था जहाँ लोहे की खानें मिलती थीं। अब हम दोस्तों नेक्स्ट महाजनपद मल्ल की तरफ चलते हैं। इसकी भी 2 राजधानियाँ हुआ करती थी, कुशीनगर और पावा। और ये जो आधुनिक उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में ये वही वाला एरिया था। उत्तरी भाग की राजधानी कुशीनगर और दक्षिणी भाग की राजधानी पावा थी। ये माना जाता है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद मल्लों ने अपनी आज़ादी खो दी थी और वे मगध की साम्राज्यवादी नीतियों का शिकार हो गए थे। अब हम दोस्तों कम्बोज महाजनपद की तरफ चलते हैं और इसकी राजधानी आटक या राजपुर थी। कम्बोज अपने घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था और ये गांधार का पड़ोसी राज्य था और अफगानिस्तान में पड़ता था। अब हम अगले महाजनपद वज्जी की बात करते हैं। इसकी राजधानी वैशाली हुआ करती थी और ये वर्तमान में बिहार में स्थित है। यह 8 जनों का संघ था जिनमें सबसे प्रमुख लिच्छवी थे। इसकी राजधानी गंडक नदी के तट पर स्थित थी और गंगा नदी है वो वज्जी और मगध के बीच की सीमा का निर्धारण करती थी। इस संघ में 8 न्यायालय थे और लिच्छवी गणराज्य को ही विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। अब हम अस्मक महाजनपद की बात करते हैं। ये दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद था और ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। इसकी राजधानी प्रतिष्ठानपुरी यानी आज का पैंठण शहर थी, जो आज महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद जिले में स्थित है। अस्मक महाजनपद पर भगवान श्री राम जी के वंशज यानी इक्ष्वाकु वंश के राजा राज करते थे। इक्ष्वाकु वंश के अस्मक नाम के राजा ने इस महाजनपद की स्थापना की थी, इसलिए इसे अस्मक महाजनपद कहा जाता है। हमने दोस्तों सभी महाजनपदों को कवर कर लिया है। अब दोस्तों ये सवाल उठता है कि जब ये महाजनपद इतने संपन्न और समृद्ध थे तो इनका
अंत कैसे हुआ। इसके पीछे प्रमुख कारण ये माना जाता है कि भारतीय इतिहास में कुछ समय के बाद जब मौर्य साम्राज्य आया तो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और उसके पुत्र सम्राट अशोक के शासनकाल में महाजनपदों का अंत हुआ और भारत में एक महत्वपूर्ण एकीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई थी। मौर्य वंश के शासकों ने भारतीय महाजनपदों को एक साम्राज्य में एकीकृत किया और भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े बड़े महाजनपदों को आपसी शांति और सांस्कृतिक एकता के लिए एक साथ लाए थे। मौर्य वंश के बाद गुप्त वंश के शासकों ने भारतीय सभ्यता को आगे बढ़ाया और भारतीय इतिहास के एक नए युग का आरंभ हो गया था। इसके साथ ही महाजनपदों का भी समय समाप्त हो गया था। इस प्रकार से दोस्तों हमने जनपद और महाजनपदों के उदय से लेकर इन महाजनपदों का अंत किस प्रकार हुआ सभी को पढ़ लिया है। इसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे पढ़ेंगे। जब दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।